क्या आपने कभी ऐसा जीव देखा है जो कि मछली की तरह तैरता है मगर सांप की तरह लंबा होता है और सांस पानी में नहीं हवा में लेता है? क्या आप यकीन करेंगे कि इस अजीबो गरीब जीव का मांस चीन में एक लग्जरी फूड माना जाता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइनीज जायंट सैलामैंडर की। एक ऐसा रहस्यमय प्राणी जिसे खाने से लेकर दवाओं तक में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इतने अनोखे और रेयर क्रिएचर को पाला कैसे जाता है? कौन लोग हैं जो कि इसे अंडे से लेकर बड़ा होने तक नर्चर करते हैं और फिर बड़ा होते ही होटल, अस्पताल और जंगलों में भेज देते हैं? कैसे एक छोटा सा लार्वा करोड़ों के व्यापार में बदल जाता है? चलिए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं चाइनीज जायंट सैलामैंडर के ब्रीडिंग की, जो कि समर्स के एंड में यानी कि अगस्त और सितंबर के महीने में होती है। इस दौरान नर सैलामैंडर नदी या स्ट्रीम्स के पास केव जैसी जगहों में अपना नेस्ट बनाता है और मादा को अट्रैक्ट करता है। जब मादा पास आती है तब मीटिंग शुरू होती है। ये प्रोसेस नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसीलिए फार्म्स में इसे ध्यान से मैनेज किया जाता है, जहाँ पर नर और मादा को कंट्रोल कंडीशंस में रखा जाता है ताकि सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन हो सके। मीटिंग के बाद मादा सैलामैंडर लगभग 400 से 500 अंडे देती है, जो कि लंबी चेन की तरह जुड़ी होती है, और मादा इन्हें गुफा की दीवारों या पत्थर पर अटैच कर देती है। अब इन अंडों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नर सैलामैंडर के पास होती है, जो कि 2 से 3 महीनों तक इनकी लगातार देखभाल करता है। नेचुरल वाटर में यह प्रोसेस खुद ब खुद होता है, लेकिन फार्म्स में एग्स के सही डेवलपमेंट के लिए पानी की क्वालिटी, टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल्स को लगातार मॉनिटर किया जाता है। अंडों का साइज लगभग 5 से 7 मिलीमीटर होता है और रंग धीरे धीरे डार्क हो जाता है। जब 2 से 3 महीनों के बाद अंडों से छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं, तब इसको लार्वल स्टेज कहते हैं, जो कि सैलामैंडर के लाइफ का सबसे डेलिकेट फेज होता है। इस वक्त इनका साइज बहुत छोटा होता है और ये अपनी बॉडी से जुड़ी हुई योक सैक से न्यूट्रिशन लेते हैं। फार्म्स में इन लार्वे को स्पेशल टैंक्स में रखा जाता है, जहाँ पर पानी का टेम्परेचर 16 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच मेंटेन किया जाता है, ताकि उनकी सर्वाइवल और ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। साथ ही टैंक में पर्याप्त ऑक्सीजन भी डिसॉल्व रहती है, ताकि लार्वे को सांस लेने में कोई भी दिक्कत ना हो और उनका डेवलपमेंट भी सही तरीके से हो पाए। फिर 3 महीनों के बाद अंदर लार्वे अपनी आउटर गिल्स को खोने लगते हैं और उनके शरीर पर छोटे छोटे पैर उगने लगते हैं, और जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं उनका खान पान भी चेंज होता है। शुरू में वो सिर्फ योग पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो छोटे प्लैंकटन, इंसेक्ट लार्वे और माइक्रो एक्वेटिक क्रिएचर्स भी खाना शुरू कर देते हैं। फार्मिंग में इस डाइटरी चेंज को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, ताकि न्यूट्रिशन समय पर एडजस्ट किया जा सके। अगर फीडिंग में कोई गलती या फिर कमी रह जाए तो लार्वे की मोर्टालिटी रेट बढ़ जाती है, जिससे कि पूरा बैच खराब हो सकता है। इसलिए इनको प्रॉपर फीडिंग और क्लीन एनवायरनमेंट देना बहुत ही जरूरी होता है। 3 महीने के बाद सैलामैंडर जब थोड़े और बड़े होते हैं, जिसे कि जुवेनाइल स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज की ड्यूरेशन लगभग 1 साल से लेकर 3 साल तक होती है। इस पीरियड में उनका साइज लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और साथ ही अपने शिकार को पकड़ने में एक्सपर्ट भी हो जाते हैं, और उनका डाइट भी काफी डाइवर्स हो जाता है। वो इंसेक्ट्स, श्रिम्प, स्मॉल फिशेस, फ्रॉग्स और अगर कभी कभी खाना कम होना तो दूसरे सैलामैंडर्स तक को खा सकते हैं। इस बिहेवियर को कैनिबलिज्म कहते हैं। इसीलिए फार्मिंग में इस स्टेज पर खास ध्यान रखा जाता है कि उनको सफिशिएंट और सही खाना मिल सके, ताकि कैनिबलिज्म की प्रॉब्लम ना हो और सभी सैलामैंडर्स हेल्दी रहें। इस एज में सैलामैंडर को बाहर के नेचुरल एनवायरनमेंट में शिफ्ट किया जाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल स्ट्रीम्स या ओपन एनक्लोजर्स, जहां पर वो फ्रीली स्विम कर सकें, हंट कर सकें और तेजी से ग्रो कर सकें। ऐसी जगहों पर पानी की गहराई और फ्लो को ध्यान में रखा जाता है, ताकि उनको नेचुरल हैबिटेट जैसा फील हो। इस स्टेज में साफ सफाई का खासा ध्यान रखा जाता है। हर हफ्ते टैंक के पानी को 30 से 50% तक बदला जाता है। टैंकों की नियमित रूप से सफाई करी जाती है और बचा हुआ खाना समय पर हटा दिया जाता है, ताकि पानी गंदा ना हो और सैलामैंडर स्वस्थ रहें, और ताकि बैक्टीरिया या फंगस की ग्रोथ भी ना हो सके। इससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और बीमारियों का रिस्क लगभग 70% तक कम हो जाता है। फार्मिंग में वाटर टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल्स को भी हमेशा कंट्रोल में रखा जाता है, ताकि उनका डाइजेशन सही रहे और ग्रोथ भी बढ़े। इस समय तक सैलामैंडर की हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, त्वचा पर मार्क्स दिखने लगते हैं और वो एडल्टहुड की ओर बढ़ जाते हैं।
3 से 5 साल के अंदर सालामांडर पूरी तरीके से बड़े हो जाते हैं और उनका साइज 1 मीटर से भी ज्यादा हो सकता है। कुछ केसेस में ये 1.8 मीटर तक भी पहुंच जाता है। जब वो इतने बड़े हो जाते हैं तब फार्मिंग प्रोसेस में उनको केयरफुली पकड़कर ट्रेज या टब्स में रखा जाता है और फिर उनका वेट लिया जाता है ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड सेल्स और सप्लाई के लिए मेंटेन हो सके। जिसके बाद इन सलामांडर्स को 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए भेज दिया जाता है। पहला, रेस्टोरेंट्स और होटल्स जहां पर इन्हें खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सेंटर्स जहां पर इनके मांस और शरीर के अन्य हिस्सों को दवाओं में उपयोग करते हैं। और तीसरा, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के तहत इन्हें वापस से उनके हैबिटेट जैसे कि जंगलों, नदियों या सुरक्षित क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है ताकि उनकी प्रजाति को बचाया जा सके। और सबसे खास बात यह है कि चाइनीज जायंट सालामांडर को चीन में एक बेहद ही रेयर और कीमती डिश माना जाता है। इसके मांस को टॉनिक फूड कहा जाता है, यानी कि ऐसा भोजन जो कि शरीर को अतिरिक्त ताकत और ऊर्जा देता है। ऐसा माना जाता है कि इसे खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, स्किन की क्वालिटी सुधरती है और इंटरनल ऑर्गन्स मजबूत होते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसका इस्तेमाल कई मेडिसिनल रेसिपीज में होता है, जैसे कि हर्बल स्टू विद सालामांडर या फिर सैंड सालामांडर सूप, जिन्हें की खास जड़ी बूटियों के साथ पकाते हैं ताकि इनके हेल्थ बेनिफिट्स और भी बढ़ जाएं। लेकिन जब सालामांडर को मार्केट या रेस्टोरेंट्स में भेज दिया जाता है ना, तब उसका पूरा प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे ही ये जीव मार्केट में पहुंचते हैं, उसे यूजुअली तुरंत मार दिया जाता है ताकि उसका फ्रेश मीट सर्व किया जा सके। खास करके चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में इसका मांस एक लग्जरी डेलिकेसी मानते हैं, जिसकी डिमांड बहुत हाई होती है। लेकिन सिर्फ उनका मीट ही नहीं, उनके बाकी ऑर्गन्स का भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, जिससे कि ये जानवर पूरी तरीके से कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बन जाता है। फार्मेसी और हॉस्पिटल में सालामांडर को मेनली ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर इसकी त्वचा, मांस और म्यूकस को अलग अलग टाइप्स की दवाओं में मिक्स करते हैं। कुछ रीसेंट स्टडीज में यह भी प्रूव हुआ है कि इसके म्यूकस में वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज और स्ट्रॉन्ग बायो एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल ट्रेडिशनल मेडिसिन में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस की सबसे बड़ी कीमत होती है सालामांडर की लाइफ। ओवर हंटिंग और इलीगल ट्रेड की वजह से इसकी कई स्पीशीज अब खतरे में हैं। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक करीब 55% सालामांडर प्रजातियां एक्सटिंक्शन के एज पर हैं और कई तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में भी आ चुके हैं। हालांकि सालामांडर फार्मिंग से इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है और एक्सटिंक्शन से बचाने का दावा किया जाता है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इस पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि जब कंजर्वेशन और कॉमर्शियल प्रॉफिट साथ साथ चलते हैं तो इंटेंशन पर डाउट होना लाजमी है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम स्पीशीज को बचा रहे हैं और दूसरी तरफ उसी स्पीशीज का मीट हाई एंड रेस्टोरेंट्स में बिक रहा होता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन कहीं ना कहीं एथिक्स पर सवाल तो खड़े कर ही देता है। इसीलिए सालामांडर की फार्मिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसके हर स्टेप को साइंटिफिकली मैनेज करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक। इसके लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं, डीप इकोलॉजिकल और बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, ताकि ये फैसिनेटिंग क्रिएचर्स फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी जिंदा रह सके, नेचर में भी और नॉलेज में भी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे सालामांडर को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, फिर उसको धीरे धीरे एक बिजनेस प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, कभी उसके मांस के लिए, कभी दवाओं के लिए। शुरू से लेकर अंत तक का यह पूरा प्रोसेस जितना सुनने में कॉम्प्लेक्स है, उतना ही क्रूअल भी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या किसी भी जीव को सिर्फ टेस्ट या प्रॉफिट के लिए इस तरीके से इस्तेमाल करना सही है? आपका क्या सोचना है? क्या सालामांडर जैसे जीवों को सिर्फ स्वाद या परंपरा के नाम पर मार देना एथिकल है? अपने जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।